नमस्कार, इंडियानामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। इंडियानामा में आज बात होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। केजरीवाल को जमानत कब तक मिल सकती है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे केजरीवाल की पत्नी ने क्या कहा है। बात होगी दिल्ली में जल संकट की, जिसे लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी आज से अनशन पर बैठ गई हैं। वहीं बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी का ड्रामा बता रही है। इस पर भी हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे दिल्ली की गर्मी की, जहां पर आज थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में आज बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। तो क्या ये मानसून की दस्तक है या फिर प्री मानसून की झलक, और या फिर दिल्ली वालों को अभी और इंतजार करना होगा, डिटेल आपको बताएंगे। बात होगी तेजस्वी यादव के उस बयान की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी पर तंज किया है। आपको दिखाएंगे इस पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती परीक्षा को लेकर कड़े कदम उठा दिए हैं। क्या नए नियम होने वाले हैं, क्या नया होने वाला है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी यूपी में चल रहे वीआईपी कल्चर की, जिस पर योगी सरकार एक्शन मोड में है, तो अधिकारियों में नाराजगी की खबर भी सामने आ रही है। साथ ही आपको दिखाएंगे पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले शख्स के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने क्या बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की खबर से। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया। ऐसा लगा कि आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत और रिहाई दोनों पर अचानक से रोक लगाई। हाई कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा, क्योंकि ईडी ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया था राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत को हाई कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर ही खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट में एक बार फिर बहस का दौर चलेगा और इस पर 2 से 3 दिन में फैसला आ सकता है। ईडी ने सुबह मेंशनिंग किया हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने उसको सुनने के लिए एग्री किया, और सुबह ही जो नीचे वाला ऑर्डर है उसको टेम्परेरी कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी। लेकिन अभी पूरी आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने के बाद, क्योंकि बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट, मेन ईडी की ऑब्जेक्शन ये थी कि नीचे ईडी स्पेशल कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से नहीं सुना। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी डिटेल में आर्ग्यूमेंट ईडी की सुनने के बाद हमारी आर्ग्यूमेंट भी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी और विक्रम चौधरी जी के माध्यम से हमारी आर्ग्यूमेंट भी कोर्ट ने सुनी, और कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है। उधर केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले कहा था कि केजरीवाल के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है जैसे वो पेशेवर मुजरिम हो। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं। ये कह रहे हैं कि जब आपके पास जुलाई 2022 में आप कह रहे हैं कि मटेरियल हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल था, सबूत था, तो आपने अगस्त 2023 में अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया? इससे कहीं ना कहीं ईडी की दुर्भावना, ईडी की मंशा जाहिर होती है, और उनकी गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले, 2 साल से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए फैसले में कहा था कि ईडी साबित नहीं कर पाई कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा था। ईडी ये बता नहीं पा रही कि मनी ट्रेल की जांच के लिए कितना समय चाहिए। ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और उसे किसी भी तरह से हासिल करने में समय लग रहा है। ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम कर रही है। अपराध की आय पर कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन देश में एक और चर्चा है, वो है दिल्ली में जल संकट और इसे लेकर राजनीति। बूंद बूंद के लिए जहां जनता तरस रही है, दिल्ली में पानी के संकट को लेकर राजनीति भी उतनी ही तेज है।
सरकार की जल मंत्री आतिशी आज से इस मामले को लेकर भूख हड़ताल पर चली गई हैं। बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी का ड्रामा करार दे रही है। दिल्ली पानी के लिए तरस रही है और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आज से भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी। हड़ताल शुरू करने से पहले उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आतिशी के साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी थे। मैंने प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले पत्र लिखा। मैंने कहा कि 28 लाख दिल्ली वाले परेशान हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आप ही हमें हरियाणा से पानी दिलवा दीजिए। लेकिन पानी दिलवाना तो दूर की बात है, हरियाणा ने पिछले 2 दिन में और भी पानी रोक लिया। जहां 100 MGD पानी रोका हुआ था, कल के आंकड़े देखे तो 120 MGD पानी रोक लिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पानी को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी को घेरा। एक तरफ दिल्ली के लोगों के पानी के लिए लड़ाई लड़ रही है, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में है, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा, हमारे विधायकों पे, मंत्रियों पे फर्जी मुकदमे लगा कर इनको जेल में डालते रहते हैं और एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली के लोगों के लिए तरसा रहे हैं। आज उस पानी की लड़ाई के लिए आतिशी बैठी है। आपकी प्यास कैसे खत्म होगी, कैसे आपके हक का पानी आपको मिलेगा, इस सवाल को लेकर आतिशी बैठी हुई है। ये कोई अपनी लड़ाई के लिए नहीं बैठी, ये दिल्ली के करोड़ों लोगों की लड़ाई के लिए बैठी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी आतिशी जी का आज अनशन शुरू हो रहा है। इसके लिए आपके मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश भेजा था। हरियाणा सरकार को पूरी विनम्रता के साथ अपील करने के लिए हमारी कैबिनेट की साथी आतिशी जी सत्याग्रह कर रही हैं। वे अनिश्चितकालीन समय तक अनशन करेंगी। इस दौरान वो कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ जल ग्रहण करेंगी। अपने शरीर पर कष्ट सहकर तपस्या करेंगी। ये बेहद कठोर तपस्या है। वे ये दिल्ली के प्यासे लोगों के लिए कर रही हैं। आतिशी का दावा है कि पिछले 2 हफ्ते से हरियाणा दिल्ली को हर रोज 613 MGD के मुकाबले 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में 28 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए पानी की मांग बढ़ गई है। कि आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही मची हुई है। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, घंटों घंटों पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। रात रात उठकर देखते हैं कि अब पानी तो नहीं आया, अब पानी तो नहीं आया। महिलाएं इस तपती हुई गर्मी में खड़े होकर टैंकरों का इंतजार करती हैं कि एक बाल्टी पानी तो अपने घर के लिए भर लें। जल मंत्री होने के नाते मैंने हरियाणा सरकार से अपना हक का पानी मांगने के लिए हर संभव कोशिश कर ली। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा कि हमारा पानी दे दीजिए, लेकिन हरियाणा की सरकार नहीं मानी। उधर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जेल में टीवी पर पानी का संकट देखकर बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि आतिशी की तपस्या जरूर सफल होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि पानी को लेकर दिल्ली सरकार की वजह से दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हम पहली बार देख रहे हैं कि हत्यारा स्वयं अपराध करके और दोष किसी और पे मढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या हम बुलाएंगे जल बोर्ड के हेड को तो हमारे पास आएगा? क्या हम जल बोर्ड के एक सांसद के रूप में अगर मैं जल बोर्ड के हेड को बुलाता हूं कि चलो मेरे साथ, अभी मैं सुबह सुबह सोनिया विहार पे योगा ऑन वाटर कर रहा था, पानी कहां से आया? पानी का जल समुद्र भरा हुआ है, वहीं सोनिया जलाशय है, वहीं सोनिया प्लांट है, तो पानी तो अपार है। और वो भी आज 21 जून है,
किसी भी टाइम इस समय बारिश होगी और पानी सड़कों पे और नदियों में भर जाएगा। उस समय भी जब इतना पानी भरा हुआ है तो दोष पानी पहुंचाने वाले की है, दोष पानी बेचने वाले की है। दिल्ली में जल संकट के दो कारण, एक गर्मी और दूसरा पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता। दिल्ली के पास अपना कोई वाटर सोर्स नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल दिल्ली हर रोज करीब 32.1 करोड़ गैलन की पानी की कमी से जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वैसे कमाल तो यह है कि एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10-11 सालों से है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में जल मंत्री ही पानी की कमी के खिलाफ सत्याग्रह कर रही है। सियासत है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की गर्मी की। दिल्ली के कई इलाकों में आज हल्की हल्की बारिश हुई और इससे दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के बीच हुई इस बारिश का मजा लेने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हुई हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इन महीनों में होने वाली बारिश कई बार यह उम्मीद जगा देती है कि क्या वाकई मानसून पहुंच गया है। दिल्ली में जब कई इलाकों में बारिश हुई तो लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी था कि क्या दिल्ली के आसपास के इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है। भीषण गर्मी और लू से दिल्ली वासियों को राहत मिलती नजर आ रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं दिल्ली में अभी बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ, जबकि सुबह से ही बादल छाया हुआ था और यहाँ पर मतलब मौसम थोड़ा सा हल्का, दिल्ली वासियों को राहत मिली थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई है। बारिश होने की वजह से लोगों को कहीं न कहीं भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलती नजर आई, जो कि दिल्ली में लगातार तापमान 40 से 48, 49 और 50 तक पहुंच गया था। इससे कहीं न कहीं इस बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं आपको बताऊं कि अगर बारिश पर्याप्त नहीं हुई और ज़्यादा नहीं हुई तो लोगों को कहीं न कहीं इससे बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। बारिश होते ही दिल्ली के इंडिया गेट पर लोग आ गए और जमकर इसका मजा लिया। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हम कहाँ पे आ गए। इतनी गर्मी हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जोधपुर में तो इससे भी ज़्यादा है, दिल्ली में, मथुरा में इससे भी ज़्यादा गर्मी है। बहुत राहत मिली है, ऐसी राहत मिली है जैसे कभी हुई नहीं है। आज बहुत राहत है। और दिनों तो भपका बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो मतलब घूमने का, इधर उधर जाने का मन नहीं था। लेकिन आज सुबह से मौसम ऐसा है कि हम घर से निकले, हम लोग को लगा कि दिल्ली घूमना चाहिए। हम पर्सनल कोई किसी और काम से आए थे, लेकिन आज मौसम देखा तो हमको लगा कि इंडिया गेट जो है उसको देखना चाहिए, वहाँ का नज़ारा देखना चाहिए। तो हम लोग सभी परिवार के साथ इधर को आ गए और बहुत अच्छा मौसम है आज का। सर बहुत राहत मिली। पिछले महीने भर के बाद ऐसा लगा कि आज बाहर निकलने का थोड़ा सा समय मिला, नहीं तो घर के अंदर और घर से बाहर तो निकलने का बिल्कुल नहीं था। टेम्परेचर गर्मी बहुत ज़्यादा, कुछ लगा कि अब निकलने का समय मिला, बारिश आई, ठंडा मौसम मिला तो निकले। दिल्ली में हो रही इक्का दुक्का बारिश मानसून की बारिश नहीं है। इसे प्री मानसून बारिश जरूर कहा जा सकता है, जो कि पश्चिम विक्षोभ की वजह से हो रही है। साफ है कि दिल्ली वालों को मानसून के लिए कम से कम अगले सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में मानसून आमतौर पर बंगाल की खाड़ी की ओर से आता है। मानसून कई दिनों तक सुस्त पड़े रहने के बाद अब उसने रफ्तार पकड़ी है। फिलहाल पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रुक करते हैं बिहार का। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज पीएम मोदी पर तंज कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। तेजस्वी के इस बयान का जवाब फिर बीजेपी ने दिया। नीट घोटाले में तेजस्वी के पीए का नाम आने के बाद से तेजस्वी यादव ने सीधा पीएम पर हमला बोला है। लेकिन प्रधानमंत्री जब से आए हैं, बिहार में पुल गिर गया, आप देखिएगा, ट्रेन हादसा हो गया। जब से आए हैं प्रधानमंत्री, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है और प्रधानमंत्री जी हर मामले में चुप्पी साधे हुए। तेजस्वी के पीए पर इस तंज का जवाब बीजेपी ने दिया है। सुनिए बीजेपी नेता अजय आलोक ने क्या जवाब दिया। 2 दिन से मुंह में लकवा लगा हुआ था क्या कि 2 दिन से जबान नहीं खुल रही थी? परसों से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि सामने आके बोलते क्यों नहीं है? चिंता मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। ईओडब्ल्यू ने नोटिस भेजा है, उनको पूछताछ होगी।
वैसे भी माघ आने में समय है, अभी सावन चल रहा है ना, मछली खाने का, सब पकड़ने का यही समय है, बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। लालू यादव ने 2014 में कहा था कि मोदी जी ने गलत मुहूर्त में शपथ ली थी। मोदी जी 15वां साल लगाने जा रहे हैं, अब आज ये बोल दिए हैं, अगले 10 साल भी कहीं मोदी जी और नहीं आ जाए। बोलिए, संभाल के बोले। दरअसल पीएम मोदी लालू और उनके परिवार के निशाने पर रहते हैं। चुनाव के दौरान भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पीएम पर जमकर हमला बोलते थे। पेपर लीक पर एक्शन के मामले में देश भर में हंगामा मचा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन के मूड में आ गए हैं। भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक मामलों ने योगी सरकार की छवि पर सवाल खड़ा किया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा केंद्रों के गठन को लेकर बड़े आदेश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र अब रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के अंदर में होंगे। पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा केंद्रों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। अब स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा केंद्र बनाए जाने से वहां की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि परीक्षा के दिन इन केंद्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाना आसान हो जाएगा। पहले दूरस्थ इलाकों में परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे और जिसके चलते प्रश्न पत्र वहां पहले भेजना होता था और जिससे प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना अधिक हो जाती थी। ऐसे हालात को देखते हुए अब परीक्षा केंद्रों के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब परीक्षा केंद्र को 3 साल परीक्षा करवाने का अनुभव होना चाहिए। शहर की आबादी के भीतर परीक्षा केंद्र रहना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही वहां जाने के लिए सड़क के साथ साथ आने जाने के साधन की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र के भवन में बाउंड्री वॉल, पेयजल, शौचालय के साथ साथ बिजली और जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर योगी सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन की असली परीक्षा तब होगी जब यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा से अगले कुछ महीनों में आयोजित की जाएगी। ये एक चुनौती भरा कार्य होगा क्योंकि इसमें परीक्षार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग 48 लाख होगी। लेकिन इस पूरे मामले का एक सुखद पहलू ये भी है कि योगी सरकार के पास ऐसे भी पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें भर्ती परीक्षाओं को कराने और साथ ही साथ सॉल्वर गैंग को क्रैक करने का अनुभव भी है। लिहाजा उम्मीद ये की जा रही है कि योगी सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन और इन पुलिस अधिकारियों के बल पर सारी परीक्षाएं संभवतः ठीक ठाक संपन्न हो जाएंगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी चालू अवस्था में होना चाहिए। डीएम की मॉनिटरिंग में समिति बनाकर परीक्षा केंद्रों का चुनाव किया जाएगा। कैटेगरी ए में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को रखा गया है। जबकि बी कैटेगरी में इसी दर्जे में ख्याति प्राप्त सुविधाओं से लैस एडेड स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाया गया है। ब्लैक लिस्ट में दर्ज विवादित स्कूल और कॉलेजों को किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस वीआईपी कल्चर के खिलाफ भी यहां की सरकार सुपर एक्शन मोड में नजर आ रही है। नेता हो या अधिकारी, उनकी गाड़ियों से धड़ाधड़ हूटर और लाल नीली बत्तियां हटाई जा रही हैं, चालान काटे जा रहे हैं और यह सब हो रहा है उत्तर प्रदेश के सीएम के आदेश के बाद। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से आम लोगों में खुशी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 8 जून को सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों से आम जनता के बीच जाने के साथ साथ उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत समाधान की बात कही, लेकिन वीआईपी बनकर नहीं, आम आदमी की तरह। इतना ही नहीं, वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, वीआईपी कल्चर किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जा सकती है। सरकारी या प्राइवेट वाहन में प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर नहीं बजने चाहिए। वीआईपी फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि की सीमा के साथ ही हूटर बजे। अगर कहीं से भी सूचना मिलती है तो कार्रवाई होनी तय है। अगर किसी कार में अगर कोई कार है उसमें लाल नीली बत्ती लगी है या हूटर लगा है तो उसे तुरंत उतार दें। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पेश से वकील एक युवक गाजियाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक इलाके में बिजली की कटौती से परेशान था। हालांकि इन इलाकों में बिजली कटौती की सूचना पहले ही दी जाती है।
युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के बारे में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। बताया जा रहा है युवक का नाम हिमांशु कौशिक है और इंदिरापुरम में रहता है, पेशे से वकील है। इस मामले में इंदिरापुरम के एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह और इंदिरापुरम थाने में इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मीडिया पर वायरल हो रहे एक ट्वीट के संबंध में अवगत कराना है कि इस ट्वीट का संबंध इंदिरापुरम थाना क्षेत्र अंतर्गत वसुंधरा चौकी क्षेत्र से है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। ट्विटर हैंडलकर्ता को तत्काल उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए हिरासत में ले लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ इंडिया डेली की मुहिम लगातार जारी है। इंडिया डेली लगातार छात्रों के हक में इस धांधली का खुलासा कर रहा है, इस धांधली पर खबर दिखा रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर से नीट परीक्षा रद्द करने से इनकार किया है। सरकार ने इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो गड़बड़ी की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई हो रही है। सभी को इंतजार 8 जुलाई का है, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगी। इस बीच विपक्षी पार्टियों की पॉलिटिक्स भी लगातार जारी है। कांग्रेस ने आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से सवाल किया कि बार बार परीक्षा का सिस्टम फेल क्यों हो जाता है। धांधली का खुलासा होने के बावजूद नीट परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। इंडिया नामा में आज आपको दिखाएंगे कि पटना नीट पेपर लीक में बिहार पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। क्या मास्टरमाइंड सिकंदर ने रांची में भी नीट पेपर लीक किया था? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों पर तेजस्वी यादव क्या बोले? अमित आनंद को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है? इसके अलावा गोधरा के निजी स्कूल को सेंटर बनाने को लेकर क्यों सवाल उठे हैं? साथ ही आपको दिखाएंगे पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए योगी सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। नीट परीक्षा से जुड़े कई और अहम खुलासे भी करेंगे और परीक्षा पर जारी पॉलिटिक्स से भी पर्दा उठाएंगे। पहले बात पटना पेपर लीक की। पटना में पेपर लीक को लेकर सियासत और गर्म हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जल्द ही पटना पुलिस तेजस्वी के निजी सचिव प्रीतम कुमार से पूछताछ करने वाली है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों पर तेजस्वी ने सरकार पर पलटवार किया। दूसरी तरफ नीट पेपर लीक के तार रांची तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे। तेजस्वी यादव जी मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइकिल, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। पटना पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर से तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार का क्या कनेक्शन है? क्या गिरफ्तार सिकंदर की पहुंच तेजस्वी तक है? इन सवालों को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है। प्रीतम कुमार ने ही फोन करके सिकंदर को और आरोपी छात्रों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था। ये आरोप बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लगाया। विजय सिन्हा ने बाकायदा कॉल डिटेल का प्रूफ दिखाया। विजय सिन्हा के गंभीर आरोपों पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और कहा कि जांच भटकाने और असली मास्टरमाइंड को बचाने के लिए ऐसी बातें की जा रही है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार रात्रि 9:07 सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइकिल, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं भाई
की कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, मेरे पीएस को जब चाहें बुलाकर पूछताछ कर लें। तेजस्वी ने सवाल किया कि जब मई में गिरफ्तारी हुई थी तो अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई। सिकंदर को लेकर तेजस्वी ने कहा कि मौजूदा सरकार ही उसे जल संसाधन से अर्बन डेवलपमेंट में लेकर आई थी। तेजस्वी ने सवाल किया कि असली मास्टरमाइंड अमित आनंद और नीतीश कुमार को क्यों बचाया जा रहा है। ये लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंग पिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले। जांच होगा तब न। तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ये तथ्य भी सामने आया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री थे, उनके निजी सहायक के अनुशंसा पर उन लोगों को एनएच के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। उसकी जांच हो रही है। जो कानूनी रूप से होगा वो कार्रवाई होगी। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग के 3 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें 2 इंजीनियर और 1 क्लर्क शामिल है। जाहिर है बिहार में नीट पेपर लीक को लेकर सियासत उबाल पर है। जल्द ही बिहार पुलिस तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार से भी पूछताछ कर सकती है। नीट पेपर लीक पर पटना पुलिस की ईओयू को अहम सुराग हाथ लगे हैं और पता चला है कि गिरोह के तार पूरे देश में फैले हुए हैं। ईओयू के सूत्रों के मुताबिक नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र पटना के अलावा रांची में भी लीक हुआ था। रांची में परीक्षा देने वाले छात्रों को भी 1 दिन पहले पेपर मिल गए थे। रांची के कांके इलाके के होटल में 1 से 3 मई के बीच कई नीट छात्रों और उनके पेरेंट्स से गिरोह के सदस्यों ने मीटिंग की थी। गिरफ्तार छात्र अभिषेक के पिता अवधेश कुमार भी इस मीटिंग में शामिल थे। इस होटल में सरगना जेई सिकंदर यादवेंदु का भी अक्सर आना जाना था। सूत्रों के मुताबिक रांची में भी 25 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाया गया था और हर छात्र से पेपर के बदले 40-40 लाख रुपए वसूले गए थे। इसी होटल से केंद्रीय एजेंसी को नीट पेपर लीक की जानकारी हुई थी और सिकंदर के बारे में पता चला था। केंद्रीय एजेंसी को अवधेश और सिकंदर की तलाश थी, लेकिन दोनों पटना जा चुके थे। केंद्रीय एजेंसी ने ही पटना पुलिस से संपर्क किया था, जिसके बाद आरोपी पकड़े गए और पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ। केंद्रीय एजेंसी को अनुज नाम के शख्स की तलाश है। बताया जा रहा है कि रांची के छात्रों से ली गई रकम, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पोस्ट डेटेड चेक अनुज के पास ही है। दूसरी तरफ पटना पुलिस की ईओयू के टारगेट पर अतुल वत्स और अंशुल सिंह भी हैं। दोनों वैशाली के रहने वाले और बड़े पेपर सेटर हैं। दोनों को पहले ही पेपर मिल गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं पटना नीट पेपर लीक पर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक का सबसे बड़ा सरगना संजीव मुखिया है, जो नालंदा का रहने वाला है और उसका नाम कई पेपर लीक में पहले भी आ चुका है। आरोपी पटना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इस बीच पेपर लीक में चिंटू और पिंटू का नाम भी जुड़ गया है। जांच टीम के मुताबिक नीट का पेपर सबसे पहले सॉल्वर गैंग के चिंटू को मिला था। चिंटू और पिंटू संजीव मुखिया के बेहद करीबी हैं और चिंटू और पिंटू ही नीट छात्रों को लेकर लर्न प्ले स्कूल में पहुंचे थे। चिंटू के ही मोबाइल पर नीट प्रश्न पत्र और उत्तर दोनों आए थे। दोनों ने प्रश्न पत्र और उत्तर प्रिंट करके छात्रों को रटने के निर्देश दिए। दोनों आरोपी छात्रों को कार में परीक्षा केंद्र तक छोड़ने भी गए थे। संजीव मुखिया के साथ ईओयू को चिंटू और पिंटू की भी तलाश है। चिंटू भी नालंदा के गुलहरिया बिगहा का रहने वाला है। संजीव मुखिया ने चिंटू और पिंटू को पटना की जिम्मेदारी दे रखी थी। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा लगातार संजीव मुखिया और चिंटू पिंटू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इन तीनों के अलावा राकेश रंजन उर्फ रॉकी, नीतीश कुमार भी इस पेपर लीक कांड में शामिल है।
इन लोगों ने पिछले साल भी नीट पेपर लीक करने की कोशिश की थी। वहीं पटना के साथ गोधरा में नीट परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर भी अहम खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि एनटीए ने शहर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज होने के बावजूद निजी स्कूल को परीक्षा का सेंटर बनाया था, जहां परीक्षा में धांधली की साजिश की गई थी। दावा किया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र सरकारी कॉलेज में होता तो शायद गड़बड़ी नहीं होती। अब सवाल यह है कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को दरकिनार कर निजी स्कूल को सेंटर क्यों बनाया गया, जबकि परीक्षा सेंटर के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का सर्वे किया गया था। बाद में सरकारी कॉलेज के बजाय निजी स्कूल को परीक्षा का सेंटर बना दिया गया। क्या निजी स्कूल को सेंटर बनाने के पीछे एनटीए अधिकारियों की मिलीभगत थी? गोधरा के सेंटर में ही दूसरे राज्यों के कई छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में 16 छात्रों में से 6 दूसरे राज्य के हैं। जाहिर है सेंटर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की साजिश पूरी प्लानिंग के साथ रची गई। वहीं पुलिस ने डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ कई आरोपियों को पकड़ा है। 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन का पता भी चला है। आरोपी छात्रों की जानकारी भी पुलिस को है। 16 में से दूसरे राज्यों के 6 छात्रों को समन भेजने की तैयारी अब गोधरा पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल सेंटर को लेकर भी है। उम्मीद है कि जांच में सारा सच जल्द ही सामने होगा। लेकिन नीट एग्जाम को लेकर देश में सियासत चरम पर है। धांधली के खिलाफ आज कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। आपको दिखाते हैं कांग्रेस के हल्ला बोल की 5 तस्वीरें। कांग्रेस ने आज नीट छात्रों के समर्थन में शहर शहर विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। दिल्ली में प्रदर्शन हुए, पटना में प्रदर्शन हुए, जयपुर में प्रदर्शन हुए, लखनऊ में प्रदर्शन हुए, हैदराबाद की तस्वीर भी आपके सामने। केंद्र सरकार और एनटीए के खिलाफ हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी हुई। कांग्रेस की एक ही मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और दोबारा परीक्षा करवाई जाए। लड़के पास हुए जो नीट की परीक्षा में बच्चे आज आपने लटका रखे उसके बारे में बोले। हम चाहते हैं नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। सबने चुप्पी साधे रखी, कोई नहीं बोल रहा था। जवानों की आवाज को उठने नहीं दिया जा रहा, जवान को दबा के मारा जा रहा है। जब तक युवाओं को रोजगार हक नहीं मिलता हम यूं ही सड़कों में और जेलों में सत्याग्रह करेंगे। सरकार के खिलाफ आक्रोश, उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी। देश के तमाम शहरों से विरोध आंदोलन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। नीट परीक्षा में धांधली ने कांग्रेस को बड़ा मुद्दा दिया। पूरा विपक्ष हमलावर है और सरकार को घेरने में लगा है। बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और हम सब लोग उतर के इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं। जब पर्चे बन रहे थे उस समय अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था किए होते तो मुझे लगता है कि ये बच्चों का भविष्य खराब नहीं हुआ होता। परीक्षा केंद्र चेंज कर दिया आपने, बोनस अंक दे दिया और मई महीने में पेपर लीक की शिकायत बिहार में हो गई है। उसके बाद भी केंद्रीय मंत्री उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आप सब इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के सेंटर हैं। ये अलग बात है कि वो राजस्थान में अपनी सरकार का दौर भूल गए। जब गहलोत सरकार के दौरान 14 बार पेपर लीक के मामले सामने आए, जयपुर से लेकर जोधपुर तक छात्र सड़कों पर उतरे, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट तक नहीं किया। मतलब साफ है ये मौके की राजनीति है और अब विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। नीट स्कैम को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास है। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, उनके इस्तीफे की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका मानना है कि एनटीए को लेकर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। लगातार होती जो परीक्षाएं हैं उनमें जब पर्चे लीक होते हैं तो छात्रों को बड़ी परेशानी होती है। हालांकि इस जगह पे जहां पे हम खड़े हैं वहां पे धारा 144 लगी हुई है। शिक्षा मंत्री को स्वीकारना पड़ता है कि हाँ भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, पैसे का लेन देन है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब नेट ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है 18 जून को हुआ, 19 को कहते हैं शक के आधार पर पेपर रद्द। शक के आधार पे 10 लाख बच्चे बैठे थे, पेपर रद्द नहीं हुआ। आपके पास पुख्ता सबूत थे, आप घेरने वाले थे, इसलिए आपने पहले ही रद्द कर दिया उन्हें बचाने के लिए जो इस पूरे षड्यंत्र में माफिया शामिल है। लखनऊ की तस्वीरें देखिए। यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक हुई। सड़क जाम करके नारेबाजी और धरना प्रदर्शन कर रहे एसपी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। हमारी
मांग ये है कि नीट की परीक्षा रद्द हो, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 1500 कुछ लोगों को हम पेपर देने देंगे, बाकी सब नौजवान कहाँ जाएगा, उसको कहाँ लेके जाएगा। निष्पक्ष इसका जो है जांच हो और बच्चों को न्याय दिलाया जाए, ठीक है, और री एग्जाम कराया जाए। जो बच्चे फीस जमा किए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह की, उनकी फीस न ली जाए। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार नीट छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की है। कानपुर में एबीवीपी के सदस्यों ने बड़ा चौराहा पर पुतला दहन किया और एनटीए पर कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने डीएम ऑफिस में भी हंगामा किया। चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल और रांची समेत तमाम बड़े शहरों में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है, लिहाजा परीक्षा रद्द की जाए और जल्द दोबारा परीक्षा कराई जाए ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। गुरुवार को राहुल गांधी ने नीट छात्रों से मुलाकात की थी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर उग्र प्रदर्शन, सोशल मीडिया कैंपेन के साथ नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। नीट परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर शीर्ष कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। तब तक असमंजस की स्थिति है। पटना, गोधरा समेत कई जगहों पर गड़बड़ी और पेपर लीक का खुलासा हो चुका है। यही वजह है कि परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो चुकी है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र और कांग्रेस कार्यकर्ता एनटीए और केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष की नीट परीक्षा को लेकर क्या मांगे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। एक बच्चा मान लिया घर में मेहनत से पढ़ता है और मेहनत से पढ़ने के बाद दूसरा बच्चा नकल मार के उससे ऊपर चला जाता है, तो उसका तो मनोबल गिर जाता है ना। आज कांग्रेस चाहती है कि ये एग्जाम कैंसिल हो जाए, दोबारा इसका टेस्ट किया जाए और जो इसमें मुलविस हैं इमीडिएटली इंक्वायरी बिठा के उनको अरेस्ट किया जाए। मतलब ये इतना ज्यादा ड्रामेबाजी और ऑर्गेनाइज क्राइम है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इतना ऑर्गेनाइज क्राइम है कि एक ही कमरे में बैठे हुए 20 लोग हैं, 720 के 720 नंबर आ गए। अरे मैंने भी पढ़ाई की हुई है, हमने भी पास किए हुए सारे एंट्रेंस, हमने कभी सुना ही नहीं कि 70% से ऊपर नंबर आ जाएं। यहाँ तो 100% हर एक के आ रहे हैं। वो बच्चे जो 2 वर्षों से 3 वर्षों से मेहनत कर रहे थे, अपना सपना सजो रहे थे, उनके सपने को चूर चूर करने का काम किया है। मैं यही कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनकी सरकार से, कि आप समय रहते चेत जाएं, ये जनता बदलने में समय नहीं लगाएगी। आज से पहले कभी आपने सुना है पेपर लीक? ये पहली बार ऐसा हो रहा है और इस हद तक हो गए हैं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई तरीका हुआ? मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और जो नीट की परीक्षा है उसको रद्द करे। सिर्फ नेट के परीक्षा को रद्द करने से काम नहीं चलेगा, धोखेबाजी बंद करे और जिन लोगों की संलिप्तता है उसको उजागर करे। नीट और नेट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वो राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं, लेकिन कांग्रेस राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान पेपर लीक के मामलों को लगता है भूल गई है। आइए आपको दिखाते हैं 2019 के बाद राजस्थान में किस तरह से पेपर लीक होते थे। 2019 के बाद राजस्थान में हर साल औसतन 3 बार पेपर लीक हुए। गहलोत सरकार के दौरान 14 भर्ती परीक्षाओं में धांधली की शिकायत सामने आई। पेपर लीक परीक्षा में गड़बड़ी से 40 लाख छात्र प्रभावित हुए। 2011 से 2022 के बीच पेपर लीक के 26 मामले दर्ज किए गए। कांग्रेस सरकार के वक्त राजस्थान पेपर लीक का एपिसेंटर बना हुआ था। 2019 में लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। 2022 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। फहरिस्त लंबी है, उस वक्त भी जमकर हंगामा हुआ था। राजस्थान के हजारों छात्र सड़क पर उतरे थे। सचिन पायलट ने खुद पेपर लीक को लेकर अपनी सरकार को घेरा था। पेपर लीक का मामला बेहद गंभीर है, इससे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। लिहाजा हमारी ये मांग है, इंडिया डेली मांग करता है कि हर हाल में
परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी रुकनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को कड़ा कानून बनाना होगा। हालांकि इसी साल नया कड़ा कानून फरवरी में लागू हुआ है, जिसमें 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सजा की बात कही गई है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो इसके साथ ही गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम की जरूरत है, क्योंकि ये मुद्दा देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर देश में सियासी संग्राम है। वहीं लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है। सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या सरकार एक परीक्षा भी बगैर धांधली के नहीं करा सकती? आखिर कब तक पेपर लीक और धांधली से छात्र परेशान होते रहेंगे? पिछले दिनों यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। चौतरफा सवालों के बीच योगी सरकार अब पेपर लीक रोकने के लिए और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने जा रही है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान होगा। आइए आपको दिखाते हैं योगी सरकार ने नई परीक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान किए हैं। हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी से होगी। पेपर कोडिंग को और ज्यादा व्यवस्थित किया जाएगा। परीक्षाओं के सेंटर के लिए सरकारी कॉलेज ही चुने जाएंगे। साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थान ही बनेंगे परीक्षा सेंटर। हर परीक्षा सेंटर की सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था होगी। एक भर्ती परीक्षा के लिए 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी है। छात्रों को अपने गृह मंडल से बाहर परीक्षा देने जाना होगा। सिर्फ दिव्यांग महिलाओं पर यह नियम लागू नहीं होंगे। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी। आयोग और बोर्ड में ही OMR शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा कोड QR कोड अंकित होगा। क्वेश्चन पेपर के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी की जांच करेगा। प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल और कैमरा फोन ले जाना बैन रहेगा, प्रतिबंधित रहेगा। तो क्या इस नई नीति से सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसा जा सकता है? हालांकि ऐसा लगता है कि अगर योगी सरकार के नियम आते हैं तो सॉल्वर गैंग की मुश्किलें बढ़ेंगी। इधर दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी हरियाणा से दिल्ली के हक के पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी किससे दुश्मनी का बदला ले रही है। यह बीजेपी को बताना चाहिए हरियाणा से बीजेपी पानी क्यों नहीं दे रही है। हक का पानी दिलवाने के लिए दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। आतिशी ने कहा कि जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक अनशन जारी रहेगा। गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मैं यहाँ पर भोगल जंगपुरा में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा। जंगपुरा विधानसभा के भोगल में आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन कर रही हैं। अनशन शुरू करने से पहले उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने सिखाया है कि अगर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना हो तो सत्याग्रह का रास्ता अपनाना होगा। आतिशी की माने तो जल मंत्री होने के नाते मैंने जल संकट के समाधान के लिए हर संभव कोशिश की। मैंने हरियाणा के सीएम से बात की, लेकिन हरियाणा सरकार ने पानी नहीं छोड़ा। मैंने हिमाचल प्रदेश से बात की, वो हमें अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन वो पानी भी हरियाणा के रास्ते ही दिल्ली आना था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा ताकि दिल्ली को हरियाणा से पानी मिल जाए, लेकिन फिर भी दिल्ली में पानी नहीं पहुंचा। हर संभव कोशिशों के बाद भी दिल्ली के लोगों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा से रोज 100 MGD कम पानी मिल रहा है, जिसके चलते लाखों दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार पानी के लिए किसी राज्य के जल मंत्री को अनिश्चितकालीन अनशन करना पड़ रहा है। पीने का सारा पानी पंजाब की तरफ से हरियाणा की सरकार को दिया जाता है। हरियाणा की जिम्मेदारी है दिल्ली के लोगों को पानी देने की। पिछले कई महीनों से
या आप कह लीजिए जब से गर्मी की शुरुआत हुई है, हर दिन आतिशी को सरकार से लड़ना पड़ता है। इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। आगे देखिए हमारी खास पेशकश इंडिया स्पेशल अंजनी के साथ।